कई बार हम अपनी आम रूटीन की ज़िंदगी में घूमते फिरते कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से, कुछ ऐसी शख्सियतों से मिल जाते हैं जिनके पास कहने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ होता है। आज हमारे साथ ऐसी एक पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं। चंडीगढ़ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जा चुका है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जो परेड होती है, उस परेड का संचालन करते हुए भी उनको लगभग 1.5 दशक से ऊपर का समय बीत चुका है। बहुत लंबा समय इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के दौरान बिताया है। प्रोफेशनल एंकर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, टीचर हैं। बहुत कुछ है इनकी पर्सनैलिटी में जो हम जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। मेरी मुराद है हमारे आज के गेस्ट मैडम पुनीता बाबा जी से। मैम नमस्कार। आपने बहुत कुछ कह दिया। मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू तो शायद मेरा इतने परिचय में ही हो गया, पर जहाँ तक मेरा मानना है, आपने मुझे बहुत बड़े बड़े दर्जे दे दिए कि मैं एक पोइट भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, और मन संचालन में जो मैं काम कर रही हूँ अभी मेरा सफ़र जारी है। ईश्वर का आशीर्वाद है, और इसके पीछे कहा जाए तो मेरी तपस्या है, वर्षों की तपस्या है, क्योंकि इस सफ़र को करने के लिए बहुत दम लगता है, बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। हम कहीं हमें एक वोकैबलरी तैयार करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके ऐसी एक जगह पे, ऐसे मुकाम पे हम पहुंच पाते हैं ज़िंदगी में, जहाँ जाके आज जैसे लोग हमें इंटरव्यू के लिए ढूंढ लेते हैं और हमें कुछ कहने का एक मंच देते हैं। बड़ी बात। पुनीता जी, हम शुरू करना चाहेंगे, जैसे आपने बात की कि तपस्या की जी। तपस्या की कोई एक सीमा नहीं होती, उसका एक बंधन नहीं होता। तपस्या इंसान की पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। बिल्कुल चलती। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत से अगर शुरू करना चाहें तो आप क्या बेसिकली चंडीगढ़ से हैं या आप बाहर से आके यहाँ सेटल हो? नहीं, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। इवन मैंने अपना ग्रेजुएशन तक का सफ़र दिल्ली से ही किया। शादी भी मेरी दिल्ली में हुई। ईश्वर ने मुझे 2 बच्चों से भी नवाजा, मेरे बेटे नमन और दक्ष। उनका जन्म भी दिल्ली में ही हुआ। चंडीगढ़ आए हुए मुझे पिछले 17 साल हुए हैं। लेकिन देखिए ना, ईश्वर की मर्ज़ी रही होगी कि इस स्टेट में आके, इस जगह पे आके ही कुछ आगे से लोगों से भी मिलना हुआ, और जीवन की बहुत सारी अचीवमेंट शायद इंतज़ार कर रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और फिर मैं उन्हें अचीव कर सकूँ। क्योंकि दिल्ली में मैंने ज्ञान अर्जित ज़रूर किया। दिल्ली में मुझे बहुत प्यारे दोस्त मिले। दिल्ली में मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू हुआ जिसके मकाम हासिल मैंने चंडीगढ़ में आके किए। तो थैंक्स टू दिल्ली दिल्ली दिल वालों की, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका प्यार, उसका अपनापन, और उन दोस्तों को, उस जर्नी को, उन गुरुओं को जिन्होंने मुझ में वो चीज़ शायद पैदा की, जगाई, जिसको आके आज मैं दिखा सकती हूँ पब्लिक के सामने। मैं उन चीज़ों को ला सकती हूँ। अगर वो कहीं आज फ्लरिश किया है तो उसके पीछे कहते हैं ना कि बीज बोना पड़ता है, तो वो बीज वहाँ बोया गया। तो मैं नतमस्तक हूँ अपने उन गुरुओं के लिए। तो मैम, अगर हम बीज की बात करें तो जैसे आपकी जो हम हिंदी का व्याकरण या हिंदी की आपकी जो उच्चारण की क्षमता है उसको जानते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है शायद आपने एमए या पीएचडी हिंदी में किया होगा। जी बिल्कुल, मैंने एमए हिंदी की है, एमए म्यूज़िक किया है, संगीत प्रभाकर की है, फिर बीएड भी की, कोशिश एमफिल और पीएचडी की भी थी। लेकिन ज़िंदगी के दौर में कई बार ऐसा होता है कि हम उस मकाम पे आ जाते हैं जहाँ हमें एक डिसीज़न लेना पड़ता है कि अब बारी बच्चों की है या अब हमारी है। बीइंग अपर मिडिल क्लास, हमें फाइनेंशियली भी सोचना होता है, और परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ऐसा नहीं था कि एक जुनून कम था या करने का हौसला कम था। ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि अभी उससे ऊपर हम, क्योंकि देखिए पढ़ाई की तो मेरा भी मानना है कि कोई, और मैं तो चाहूँगी कि मैं ज़िंदगी के एक आखिरी मकाम तक एक अच्छी स्टूडेंट भी रहूँ। अगर मैं अपने आप को एक टीचर के रूप में प्रमाणित कर पाई हूँ और स्टेट अवार्ड जैसे बड़े सम्मान से नवाजी जा चुकी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि एक अच्छी शिष्या के रूप में भी मेरे गुरु मुझे जाने, मुझे उसी तरह दुलार प्यार देते रहें, और फिर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन को और आगे भी ज़रूर पढ़ूँ। तो मैम, फिर हम सफ़र इस तरह से शुरू करना चाहेंगे आपका कि दिल्ली में आपकी पढ़ाई हुई, शादी के बाद आप चंडीगढ़ आई। जी। तो चंडीगढ़ में आके जब आपने जो भी अपनी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, तो आपने, जैसे हम जानते हैं कि आप एक शिक्षाविद भी हैं, तो आपने टीचिंग से शुरुआत की या पब्लिक स्पीकिंग से पहले आपकी शुरुआत हुई?
नहीं, पहले मैंने टीचिंग से ही स्टार्ट करी। टीचिंग मैं दिल्ली में शुरू कर चुकी थी। दिल्ली के बहुत रिप्यूटेड स्कूल्स में मैंने काम किया है, और सच पूछिए तो कैपेसिटी क्या है एज अ टीचर, वो उन स्कूलों में रहकर ही मुझे समझ आई। और सच्ची बात करूँ जी, आपके माध्यम से मैं ज़रूर अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत नॉटी स्टूडेंट रही हूँ। मेरे को नाचना गाना खेल कूद सभी में बहुत रुझान था, और सच पूछे तो क्लास 7 तक आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट। मतलब मेरे टीचर्स को ये कंप्लेंट भी करनी पड़ी, मेरे पेरेंट्स को, कि सर ये सब शैतानियाँ कर सकती है लेकिन ये पढ़ती नहीं है। नहीं, बट मैं इसमें बीच में एक चीज़ टोकना चाहूँगा। हमने आज तक जितने भी जो कला के अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें एक बचपन ज़रूर रहता है। ज़रूर। शायद यही एक कारण है कि वो बहुत सारी प्रतिभाओं को साथ में लेते हुए अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। बड़ी बड़ी बात है। भीतर एक बच्चा हमेशा रहना भी चाहिए। असल में ज़िंदगी की सही राह हमें वही दिखाता है, वही कहता है कि अभी और सीखा जा सकता है, वही कहता है कि जब हम गलतियां कर लेते हैं तो वो गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं। उस बच्चे के रूप में ही हम जीवन के उन अनुभवों को जी सकते हैं, समझ सकते हैं, जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरे सफ़र में मैं अपनी फिर से अपने गुरुजनों को, अपनी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे उस मकाम पे डांट के, डपट के, गुस्सा करके इस चीज़ को रियलाइज़ कराया कि ज़िंदगी का ये एक पहलू है, नाचना खेलना हंसना, लेकिन ज़िंदगी का जो एक दूसरा पहलू है जहाँ हमारी पहचान बनेगी, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर शुरू हुआ मेरा सफ़र कि पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, और मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपने स्कूल से भी टॉप करके निकली, और अपने कॉलेज में भी मैं एक अच्छी स्टूडेंट के रूप में जानी जाती थी। बहुत म्यूज़िक में मेरा मैंने फिर से टॉप किया। 3 साल मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिए, और मेरी जो गुरु थी उन्हें मुझ पर फ़ख्र था कि मैं बहुत चैलेंजिंग तरीके से अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी म्यूज़िक को लेती थी। और यहाँ मैं फिर बताना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन में फाइनल एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मैंने अपना मेन राग जो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए थी वो चेंज कर लिया। वो सोचा कि नहीं, जब सब वो कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं करना। एक बहुत पुरानी बात है जो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं कहती थी, और फिर लोग उस बात पे बहुत हंसते थे कि आई एम नॉट अ ट्रेंड फॉलोअर, आई एम अ ट्रेंड सेटर, कि मैं नया ट्रेंड चलाना चाहती हूँ। तो नहीं ना, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, मैं उस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ। अपनी राह खुद बनाओ। तो ज़िंदगी में इस बात को मैंने बहुत कस के मुट्ठी में बांध के रखा, और मुझे ये लगता रहा कि हम वो नई राह क्यों नहीं चुन सकते जिस पे अभी तक कोई नहीं चला, और मैं ऐसे प्रयास ज़िंदगी में बार बार करती रही हूँ। तो मैम, ये आपका दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ, शादी के बाद आप चंडीगढ़ आ गई। जी। डेफिनेटली हस्बैंड की पोस्टिंग रही होगी, या ट्रांसफ़र रही होगी, या पूरी फैमिली सेटल हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। जी। तो यहाँ आकर आपने जब अपने करियर की दोबारा से देखिए, दिल्ली जैसा जो शहर है, कहते हैं कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। जी। चंडीगढ़ में अब तो बहुत हो गए हैं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब आप बात करें, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। तो आपको आकर फिर ये लगा कि टीचिंग एक सीधा रास्ता है, अपने जो आपका सब्जेक्ट है उसको मोल्ड करने के लिए, साथ में अपने पब्लिक स्पीकिंग की तरफ मोल्ड किया अपने आपको? जहाँ तक सीधा रास्ता की बातें करूँ जी, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए आज मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूँगी कि टीचिंग प्रोफेशन से मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने वक्त से पहले टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ दिया है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टीचिंग प्रोफेशन ने मुझे ये सिखाया कि मुझे टीच करना है, मुझमें कुछ ऐसा है जो अकेले मुझे ही धरती से लेकर नहीं चले जाना है। अगर मैंने सीखा है तो मुझे बहुत लोगों में बांटना है। और कहीं मेरी ही एक कविता की पंक्तियों में है कि मैं जाऊँ तो मैं असंख्य पुनीता छोड़ जाऊँ, और मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। ये बात अलग है कि पहले अपने 28 साल के अध्यापन का जो मेरा सफ़र था, उसमें मैं अपनी सीखी हुई बातों को या अपने विचारों को अपने बच्चों से साझा करती रही। हालांकि मेरा विषय संगीत था, कम्युनिकेशन स्किल्स था, डांस था, लेकिन उसके माध्यम से भी मैं इतने वर्षों से, इतने बच्चों से जुड़ी हूँ, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरे बच्चे आज ज़िंदगी में जिस मकाम पे भी हैं, जहाँ भी हैं, वो आज भी दिल से नहीं तो प्रैक्टिकली मेरे से जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि मैम, जब कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ उधेड़ बुन है, उस समय पता नहीं क्यों आप याद आते हो।
तो मुझे लगता है कि मेरी टीचिंग में सिर्फ वो बात नहीं थी कि मैंने सिर्फ बैठ के क्लासेस ली, मैंने उनको ज़िंदगी के वो रास्ते, वो मायने और वो एक्सपीरियंसेस शेयर करे। हालांकि इस बात पे मेरे से नाराज़गियाँ भी रही कि पुनीता मैम पढ़ाते पढ़ाते अपने एग्जाम्पल बहुत देती हैं, तो गुस्ताखी रही है मेरी हमेशा ही, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एग्जाम्पल्स थे उनसे बेहतर प्रमाणित तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं किसके एग्जाम्पल दूं जिन्हें मैंने देखा नहीं, जिन्हें मैंने पढ़ा नहीं। और मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, हमने बड़ी बार देखा है कि जब एक टीचर अपनी एग्जांपल अगर देता है ना, तो स्टूडेंट उसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि वो रोल मॉडल उसके सामने खड़ा है। सामने। क्योंकि आप एक बोलो कि फला आदमी है, उसने ऐसा किया, तो उन्होंने बच्चों ने उसको देखा नहीं है, उनको पता नहीं है सच है ये झूठ है। लेकिन जब आप किताबी बात लगती है, जब आप साक्षात्कार उनके सामने करिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके साथ टच हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही एक्सपीरियंस मुझे अपनी टीचिंग से मिला। और सच पूछिए तो मैं अपनी टीचिंग को उसी हद तक सक्सेसफुल मानती हूँ जहाँ तक मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हैं, या मेरी कही हुई बातों को आज भी वो अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उसी के हिसाब से वो आगे उन चीज़ों को आगे छोटे बच्चों को बांट रहे हैं। मैंने प्रोफेशन छोड़ा इसलिए कि शायद मेरा सिखाने का ढंग मुझे लगा कि शायद ऊपर तक पसंद नहीं आया, क्योंकि लेकिन मुझे हमेशा यही लगता रहा कि टीचिंग या पढ़ाई जो है वो सिर्फ सिलेबस और किताबों तक सीमित नहीं रह सकती। ना संगीत को इस तरह चुल्लू भर बांधा जा सकता है, और ना ही कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे सब्जेक्ट को बांधा जा सकता है। ये एक विस्तृत विषय है जिसका कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। इसमें हर रोज नया गठन होना ही चाहिए, नई खोज होनी ही चाहिए, नए तरीके, नए टॉपिक्स को लेके, नए वातावरण को लेके, बदलता टाइम जो है उसको लेके अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम कहीं पिछड़ जाएंगे। और आने वाला वक्त जिसके लिए हम टीचर्स तैयार कर रहे थे, उन्होंने जिस वक्त को देखना है, हमें एक स्टेप आगे होकर चलना ही चाहिए था। क्योंकि जिस स्टेप में आज जो मैं पढ़ चुकी हूँ, जो मैं सीख चुकी हूँ, जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, आने वाला युग वो बच्चों का नहीं है, वो उससे 4 स्टेप आगे का बच्चा है। और अगर टीचर की कैपेसिटी नई चीज़ के हिसाब से इन्वेंट करने की, नई चीज़ों को, नए तरीकों को अडॉप्ट करने की नहीं है, वातावरण से कुछ उठा के ग्रास्प करके उसी वक्त उसको डिलीवर करने की उसकी क्षमता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टीचर क्लास में खड़ी होकर 50 बच्चों को, आने वाले टाइम के 50 बच्चों को लेसन डिलीवर कर सकती है। जैसे आजकल बड़ी एक बात शुरू हो चुकी है, वैसे तो ये एक शुरू से प्रथा है कि ये मानी हुई बात है, लेकिन आजकल इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि आपको हर चीज़ में इनोवेशन लाना ज़रूरी है। इनोवेटिव आपको होना पड़ेगा, अगर आप चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, इवन आप अगर घर भी संभाल रहे हैं, अगर आप उसमें इनोवेटिव नहीं है ना, अगर आप बच्चों को वही रोज सुबह वही दाल परोठे खिलाते रहेंगे तो बच्चे भी उठ जाते हैं, आपको उसमें भी इनोवेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और इसी इनोवेशन के लिए मैं लगातार लगी रही। और सच पूछे तो मैं कभी भी निर्धारित सिलेबस और वो सब नहीं दे पाई, शायद कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैं इस बात पे अपने आप को फ्लॉप भी सुनती रही, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे अपनी इस जीत से इस बात की खुशी बहुत है कि जिन बच्चों को, चाहे 50 बच्चों में से मैं 10 बच्चे ऐसे तैयार कर पाई हर साल भी, कि जो मेरी तरह खोजी बन पाए, जो इन्वेंट कर पाए, वो आज बहुत बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। उन्हें कभी भी हार का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज वो चंडीगढ़ में अच्छे मकाम पर सेटल है। चंडीगढ़ में ही मैं तो ये कहूँगी कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अगर वो विदेशों तक भी पहुँच रहे हैं, अगर वो देश के किसी भी कोने में पहुँच गए हैं, और सच पूछिए तो वो मेरे से अभी तक जुड़े हैं। वो मुझे मेरी किसी न किसी क्लास में हुए टॉपिक को लेकर मुझे याद करते हैं, और मुझसे फ़ोन या फेसबुक या ट्विटर के ज़रिए मुझसे जुड़े हुए हैं, और मुझे बताते हैं, कहते हैं मैम आज ऐसा इंसिडेंट हुआ, और अचानक हमें क्लास का वो पीरियड और वो दिन याद आ गया जब आपसे ऐसी बात हुई थी। और मैं खुश हूँ कि मैं उस मकाम पे सक्सेसफुल हूँ। मैंने जो सिखाया, मैंने जिस ढंग से बताना चाहा, अगर मैं 50 के बदले 10 बच्चों तक भी गया, तो मैं 10 अच्छे टीचर अगर सालाना तैयार कर पाई हूँ, तो मैं उसे अपनी जीत मानती हूँ। अल्टीमेटली टीचिंग के लिए आपको अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सरोकार की गई, उसको स्वीकार किया गया। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब स्टेट अवार्ड्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एडेड या स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनको ही अवार्ड्स में आता है। बट आप, क्योंकि जितना मेरे को नॉलेज है, आप शायद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते रहे, उसके बावजूद भी आप इस मकाम पर पहुंची, तो कहीं ना कहीं आपकी रिकमेंडेशन रही होगी। एक जंग लड़ी रिकमेंडेशन, सर मैं कहूँ कि मेरे स्कूल से गई, या
किसी अधिकारी ने मुझे ऑब्लाइज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी बहुत सीधी स्पष्ट बात हुई जहाँ मैंने ये मुद्दा उठाया कि हम एनटीटी की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की टीचर्स को तैयार करते हैं और हमारी तैयार करी हुई टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स में एज अ टीचर काम कर रही हैं बहुत अच्छे लेवल पर। एक ग्रेजुएशन करने के बाद और एनटीटी करने के बाद भी वो एक कैटेगरी में आ जाती हैं जहाँ वो अवार्ड ले सकती हैं। ये मुद्दा मैंने ही उठाया ऊपर प्रशासन तक, चंडीगढ़ प्रशासन तक, कि यदि वो एलिजिबल हो गए तो उन्हें तैयार करने वाले हम टीचर्स हम किस कैटेगरी में हैं। मतलब बात वो हो गई कि आप फूल को तो स्वीकार कर रहे हो लेकिन माली को स्वीकार नहीं कर रहे हो। और इसके लिए मैंने बिल्कुल सशक्त रूप से अपने आप को पेश किया कि मैं ये हूँ, ये रिजल्ट्स दे रही हूँ। इतने सालों में आज चंडीगढ़ के अच्छे से अच्छे स्कूलों में हमारे पढ़ाए हुए टीचर्स हैं और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। वो बच्चों को तैयार कर रहा है, छोटे बच्चों को पढ़ाना किस तरीके से है। अगर ये नहीं पता तो कोई भी विषय पढ़ाने का जो टैलेंट बच्चे में वो कैसे पढ़ा लेगा। मेरा विषय जो था वो यही था कि पढ़ाना कैसे है, बच्चे को, छोटे बच्चे को बिना ये रियलाइज़ कराए कि हम तुझे पढ़ा रहे हैं। खेल खेल में मैटर को बच्चों तक डिलीवर करना और फिर बच्चों की समझ में वो आ जाना, उनका सीख जाना, उससे जुड़ जाना एक बहुत बड़ा, बहुत खास विषय है जिस पे जितना स्टडी किए बगैर हम आगे चलेंगे हम फ्लॉप हो जाएंगे। तो मैं इसको फिर इस तरह से ले सकता हूँ कि शायद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट अवार्ड्स में भी आपने एक इनोवेशन का काम किया। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ और इसके ज़रिए ही मैंने उन टीचर्स के लिए रास्ता खोला जो ये काम कर रही हैं, ताकि अगली बार इस कैटेगरी की कोई और टीचर अगर इस मकाम तक पहुँच सके तो उसको भी तवज्जो दी जाए। अब मैं जिस विषय पे बात करना चाहूँगा, जिस खबर को पढ़कर मेरे को आपसे मिलने की चाह हुई या मेरे को इंटरव्यू करने का हुआ, पिछले दिनों आपके बारे में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा। एक तो नवरात्रों के दौरान छपा कि चंडीगढ़ की 9 देवियाँ, उसमें एक देवी के नाते आपका नाम भी था। बहुत बड़ी बात। और एक और आर्टिकल छपा था जिसमें था कि आपको चंडीगढ़ में जो परेड होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको टीवी के माने हुए अपने एंकर है सर्वप्रिय निर्मोही जी, उनके साथ भी मेरा राब्ता है। तो आप दोनों को ये फंक्शन करते हुए तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। तो ये जो सारा सिलसिला है ये कैसे बना कि आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होते हुए गवर्नमेंट के अवार्ड फंक्शंस में मेन एंकर तक आप कैसे पहुंचे? सफ़र बहुत खूबसूरत रहा और फिर कहूँगी कि मुझ पे जो विश्वास बनाया हमसे पहले, आज से ये एंकरिंग करते हुए मुझे 16 साल कॉन्टिन्यूस हो गए हैं ईश्वर की कृपा से। और मेरे साथ मेल एंकर्स चेंज होते रहे क्योंकि रेडियो से डिफरेंट एंकर्स हैं वो आते रहे और ईश्वर के आशीर्वाद से कॉन्टिन्यूस 16 साल चंडीगढ़ की स्टेट लेवल परेड को एंकरिंग करने का जो मुझे अवसर मिला। फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि ये अपने आप में एक इतिहास है। इससे पहले फीमेल एंकर शायद एक आधी बार किसी ने किया, अदरवाइज़ कभी फीमेल एंकर्स ने परेड होस्ट की ही नहीं। ऐसा करने के अवसर के साथ साथ मैं धन्यवादी हूँ अमरजीत नारंग जी की। मैं रेडियो के प्रसार भारती की अप्रूव्ड अनाउंसर हूँ, दूरदर्शन से भी अप्रूव्ड हूँ मैं। हम लोग अपना ट्रेनिंग ही ले रहे थे। अब इससे पहले ना तो मैंने कोई फंक्शन कभी इससे पहले होस्ट किया था। अचानक ही मुझे एक कॉल आती है कि आपका नाम दिया गया है परेड एंकरिंग के लिए एंड मैं बिल्कुल शॉक थी कि ये क्या है। और फिर मुझे पता चला कि अमरजीत नारंग जी ने मेरा नाम रेफर किया है। उनसे मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा सर, कहते हैं बेटा मैं वो देख रहा हूँ जो अभी शायद तू भी नहीं देख रही। जो नारंग जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सन है। उन्होंने सारी ज़िंदगी इस काम को किया है और उनकी नज़रों ने मुझ में वो चीज़ देखी और मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर मैं धन्यवादी हूँ विजय वशिष्ठ सर की भी, बहुत अच्छे चंडीगढ़ के नामी गिरामी वो रहे हैं एंकर। उन्होंने भी कहा नहीं तुम कर सकती हो और सच पूछे तो उन्होंने भी कई जगह मुझे प्रमोट किया। बानो पंडिता मैडम हैं, उन्होंने वो प्राचीन कला केंद्र और कई कल्चरल एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए हैं। रेडियो पर का प्रोग्राम भी आता है। जी। तो उन्होंने भी मुझे प्राचीन कला केंद्र के साथ जोड़ा। 12 साल प्राचीन कला केंद्र के भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट आते रहे उनके सभी फेस्टिवल्स मैं करती रही। बहुत अच्छा मेरा उनसे रिश्ता बना। तो मैं इन सभी सीनियर लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ में उस बात को देखा, मुझे प्रमोट किया और फिर मेरी सक्सेस के बाद मुझे ब्लेसिंग्स भी देते रहे।
जब जब भी उन्हें मेरे किसी सी अचीवमेंट के बारे में पता चला, उनके कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं नहीं हमें पता है कि तुम कर सकती हो। और मुझ पे ये विश्वास होना उनका और मुझे इस तरह से प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है और मैं दिल से उनकी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अगर नेशनल टीवी अभी तक देखते हैं, दिल्ली में जो परेड होती है वहाँ पे जसदेव सिंह जी एक एंकर हैं जो बहुत साल से ये परेड को कर रहे हैं। शायद आपकी अचीवमेंट उनके आसपास की है, उनको भी शायद कुछ इतने ही साल हो गए हैं वो वाली नेशनल लेवल परेड को एंकर करते हुए। तो हम ये एक अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बैठे हैं जो कॉन्टिन्यूसली इस काम को करते जा रहे हैं। और मैम हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका ये सफर जारी है। इसी सफर में ही मुझे 2015 में कमेंडेशन मिला चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से और अब 15 साल पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद 16वें साल में एंटर हो गई मैं, इसलिए मुझे दूसरी बार फिर गवर्नर साहब से सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ चंडीगढ़ प्रशासन की जिन्होंने मेरी इस प्रतिभा को सराहा और मुझे इस लायक समझा। इसी दौरान मेरे सफ़र जो एंकरिंग का सफ़र है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ही मुझे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 2 प्रोग्राम्स करने का मौका मिल चुका है। उससे पहले चंडीगढ़ में 60 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का आना हुआ था। माननीय मनमोहन सिंह जी यहाँ आए थे एक इवेंट के लिए, उस प्रोग्राम को भी करने का मुझे सौभाग्य मिला। और हमारा एक आयुर्वेदा का 3 दिन का बहुत बड़ा फेस्ट हुआ था यहाँ। अपने आप में इस तरह का फेस्ट होना यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले इस तरह का फेस्ट नहीं होता जहाँ ऑल ओवर इंडिया से आयुर्वेद के बड़े आयुर्वेदाचार्य और सब आए थे। उस इवेंट के लिए माननीय राष्ट्रपति यहाँ आए थे और उनके 3 दिन के प्रोग्राम्स जो थे वो मुझे होस्ट करने का मौका मिला। अभी 3-4 साल पहले हमारे देश में होम मिनिस्टर अमित शाह जी तशरीफ लाए थे, उनका प्रोग्राम भी करने के लिए मुझे मौका मिला। तो ये कुछ एक प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनके साथ जुड़ के मेरी प्रतिभा को एक अलग मकाम मिला, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल मिला कि ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ स्टेट लेवल तक काम कर सकती हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रमों के लिए चुनी गई और आगे भी उसको बड़ी बखूबी निभाना चाहूँगी। अभी रिसेंटली इवेंट हुआ जालंधर में, जलियांवाला बाग का जो रेनोवेशन हुआ, मेरा सौभाग्य है कि उस प्रोग्राम के लिए भी स्पेशली चंडीगढ़ से मुझे कॉल किया गया और मैं जालंधर जाके वो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम रखे है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने 2 प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति जी के साथ और एक होम मिनिस्टर के साथ ये प्रोग्राम किया। जी। तो मैम इस तजुर्बे को आप किस तरह से मानती हैं? इसको अचीवमेंट तो डेफिनेटली कहा जाएगा, लेकिन लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने के बाद इंसान में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल आता है और कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें इसमें कुछ और इजाफा करने की भी एक, क्योंकि देखिए जब जिस काम को हम पहली बार कर रहे हैं, ज़रूरी सी बात है कि हम उसके लिए तरह तरह की स्टडी करते हैं, हम जुड़ते हैं कि जो लोग इस काम को कर चुके हैं वो कैसा कर रहे थे। कॉन्टीन्यूस हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं, कॉन्टीन्यूस हम नई तरीके को, नई चीज़ों को अपनाते हैं, अपने स्वभाव में हम नए नए लोगों से मिलते हैं, तो एक दायरा बढ़ता है और विश्वास तो नेचुरली बढ़ता ही है। इसी के साथ साथ मेरी बहुत इच्छा है और 2-3 स्तर से इस समय मुझे इस तरह का सजेशन भी आ रहा है कि मैम अब आप और तैयार कीजिए अपने लेवल का। फिर वही बात है कि जिस तरह से टीचिंग प्रोफेशन के साथ जब तक मैं जुड़ी रही और मैं ये कहती रही कि मैं असंख्य वनिता छोड़ जाऊँ, उसी तरह से मैं इस प्रोफेशन में भी ट्रूली गाइड करना चाहती हूँ उनको जो वाकई मेरी तरह मेहनत करके अपना एक मकाम हासिल करना चाहते हैं। मैं ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल रही हूँ, ऐसा कोई रोज़मर्रा के पैसे कमाने के लिए मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, लेकिन हाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को ज़रूर आमंत्रित करती हूँ जो वाकई ही सीखना चाहते हैं, जो वाकई ही इस स्तर तक पहुँचने की प्रतिभा अपने आप में ढूंढना चाहते हैं। मैं उन्हें गाइड करने के लिए तैयार हूँ और यदि ऐसे लोग मुझसे जुड़ना चाहें तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैम आपकी फीलिंग को आप कह लीजिए मैं पर्सनल लेवल पे इसलिए थोड़ा सा टच अपने आप से कर पा रहा हूँ। मेरे को भी 2 बार मौका मिला हिमाचल के माननीय गवर्नर और एक बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनके 2 फंक्शन को मेरे को भी एंकर करने का मौका मिला। तो मैं मान सकता हूँ कि इस तरह की जो एक फीलिंग होती है, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर एक बहुत तरह का प्रेशर रहता है, आपको एक लाइन ऑफ एक्शन में चलना पड़ता है, आपके भाव और स्वभाव के साथ आपकी वाणी का जो उच्चारण है उस पर बहुत सारी चीज़ें कहीं
एक प्रोटोकॉल भी होता है। बिल्कुल। तो एक एंकरिंग करना एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों के साथ जब एंकरिंग करके आप एक प्रोटोकॉल में करते हैं तो आपको एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ आपके साथ कि आप कैसा फील कर रही होंगी। हमेशा ही अभी भी आपका जो बातचीत का तरीका है उससे मैं समझ सकती हूँ कि आप इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। हम भी कोशिश करेंगे जिस दिन आप अपना जो भी इंस्टीट्यूशन आप खोलना चाह रही हैं उसके लिए अगर सौभाग्य मिला तो हम भी कभी उसमें एज अ स्टूडेंट बनकर जरूर आएंगे। स्टूडेंट क्या, आप मेरे साथ सहभागी हो सकते हैं, हम मिलके इस तरह से आगे आने वाली जनरेशन को गाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब के प्रोग्राम करना या सीएम सर के प्रोग्राम करना कॉन्टिन्यूस, उनके साथ साथ जैसे मैं हरियाणा के साथ भी जुड़ी हूँ, पंजाब के साथ भी जुड़ी हूँ, हमको एक ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम उनके विश्वास पात्र हैं। बेहिचक बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मुझे लास्ट मोमेंट कॉल आई कि रात को देर रात मुझे बताया जा रहा है कि मैडम सुबह गाड़ी पहुंच जाएगी, आप तैयार रहिएगा, तो मैं कई बार ढूंढती हूँ कि मेल कागज़ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कुछ भेज दीजिए। तो देखिए, अगर जो हम कॉन्टिन्यूस तैयारी करके रखते हैं, जो एक हमारा खोजी होने का तरीका है कि हमारे पास मैटर होता है, उस मैटर में से हम चुनते हैं कि आज इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए इसमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो काम आज आरजेस जो हम कहें वो नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे शिकायत नहीं कर रही, उनका नज़रिया, उनका तरीका अलग हो सकता है कि वो बहुत हल्के फुल्के में भी हमसे बहुत आगे कहीं कमा रहे हैं, आगे उनका एक स्थान है। लेकिन फिर भी भारत देश में जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिंदी को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हिंदी के साथ जुड़ने के लिए हमें लगातार प्रेरित कर रहे हैं, वो विदेशों में जाके भी हिंदी बोल रहे हैं, तो हम हिंदी भाषी इस पे क्यों गर्व नहीं करते और इसमें अच्छी सीख, अच्छे शब्दों का चयन कर हम इस और आगे बढ़ने की प्रेरणा आने वाले बच्चों को क्यों नहीं देते? हम क्यों ऐसे अंग्रेजी के शब्दों के बिना अपनी वाणी को अधूरा मानते हैं, अपनी बात को अधूरा मानते हैं कि शायद हम उस बात को अच्छे से सामने रख नहीं सकते? हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं कहीं पीछे नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी हिंदी को मान सम्मान दिया है बहुत, और इस बात पे मुझे गर्व है कि मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अच्छी हिंदी बोल सकती हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, और हिंदी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। नहीं, उसमें मैम एक बात और भी मैं जोड़ना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो एक भाषा होती है वो हमसे बातचीत किया, हम जिसको सरल भाषा में कहते हैं कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, वो कहीं पे एक बंधन नहीं होता है जी। जिसमें अगर आपकी बात को समझना, हम लोग कई बार देखते हैं कुछ एक सीरियल्स या जैसे आपने बात करी, कई इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो हमारी अननोन लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको ट्रांसलेट करके कैसे सुना जाए, क्योंकि हमें उस बंदे के उस भाव को पकड़ना होता है। तो बात वही है कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन का तरीका है, इसको कम्युनिकेशन का तरीका ही रहने देना चाहिए। हमें जिस जरिए में आसानी लगती है, जो हमें ऐसा लगता है कि हम इस तरीके से कहते हैं तो बात दिल तक उतर सकती है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते हैं, हमें वो तरीका फॉलो करना चाहिए, उस तरीके पे हमें चलना चाहिए। मैं भी कई बार जब हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि मैंने भी अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये हमारी आम बात है, इस समय बात दिल से निकल रही है, दिल से कही जा रही है। लेकिन जब हम मंच पे होते हैं, जब हम स्टेज पे होते हैं, उस समय उस मर्यादा का, उस एक प्रोटोकॉल का, उस तरीके का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का चयन वहाँ बहुत सोच समझ के किया जाना बहुत ज़रूरी है, तो किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज का अपना पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनीता जी से बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं जो हम अगले एपिसोड में करेंगे। मैम, उम्मीद करेंगे कि ये सफ़र हमारा इसी तरह से जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।